हम बीएससी पार्ट 1 के लिए माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी का पेपर पढ़ रहे हैं और इसमें हम बैक्टीरिया को कवर कर चुके हैं और आज हम ले रहे हैं माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा क्या है? एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है जो कि एरोबिक कंडीशन में सर्वाइव करता है और कहना चाहिए कि ये एक पैरासाइट की तरीके से काम करता है। तो स्मॉलेस्ट है, पैरासाइट है और विदाउट सेल वॉल, इसकी सेल वॉल नहीं पाई जाती है। यदि हम देखें कि सेल वॉल नहीं है किसी भी प्लांट के अंदर, यदि सेल वॉल नहीं होती है तो क्या होता है, उसकी सेल जो है वो इर्रेगुलर शेप की होती है। इसका मतलब ये इर्रेगुलर शेप की है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सेल वॉल इसके अंदर नहीं पाई जाती। तो यदि इसकी बॉडी देखें तो ये इर्रेगुलर शेप की होती है क्योंकि सेल वॉल नहीं है। और बॉडी जो है वो अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो किसके द्वारा सराउंडेड होगा? केवल सेल मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है यूनिसेलुलर है। हमने एक ही बात में इसको यूनिसेलुलर हम कहेंगे, इसका मतलब इसके ये एक सेल का बना हुआ है, सेल वॉल नहीं है, पूरी की पूरी सेल जो है वो सेल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, साइटोप्लाज्म जो है वो सेल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है। सबसे पहले इसको जो डिस्कवर किया था पाश्चर ने किया था, जो कि प्लूरोनिमोनिया जो है वो कैटल में स्टडी कर रहे थे और उसके पॉजिटिव एजेंट की स्टडी कर रहे थे। उनको समझ में नहीं आया कि ये क्या चीज़ है, लेकिन उन्होंने न्यूमोनिया की स्टडी करते करते कैटल के अंदर इसको पाया कि ये किसी ऐसे एजेंट के थ्रू होता है जो कि जिसके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती, पैरासाइट होता है। और जो इसके बाद भी इन्होंने इसकी स्टडी की है, काफ़ी स्टडी की है, प्लांट्स के अंदर भी इसमें स्टडी की कि माइकोप्लाज्मा के अंदर माइकोप्लाज्मा जो है वो बहुत सारे प्लांट्स को भी अफेक्ट करता है। लेकिन 1843 में इसको इतना ज़्यादा पाश्चर इसको नहीं बता पाए थे, डिटेल में नहीं बता पाए थे कि ये प्लूरोनिमोनिया डिजीज जो है वो कैटल के अंदर इसके कारण पाई जाती है। लेकिन जो दूसरे वैज्ञानिक थे नॉकार्ड एंड रॉक्स ने 1898 के अंदर इसे ये बताया कि जो प्लूरोनिमोनिया है, इसको प्लूरोनिमोनिया कहा गया है। प्लूरोनिमोनिया जो है वो कैटल के अंदर इस माइकोप्लाज्मा के कारण होती है और इसलिए इसका नाम इन्होंने प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसको पीपीएलओ कहते हैं, इसका नाम दिया पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके से इसका नाम पड़ा प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ। यदि हम इसके सेल का स्ट्रक्चर देखें तो देखिए, हमने कहा कि इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, इसमें सेल मेम्ब्रेन होती है जो बाहर की तरफ होती है और सेल मेम्ब्रेन उसी तरीके से लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। यानी कोई यूनिट मेम्ब्रेन है जो सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पाया जाता है नॉर्मल सेल में, इसी तरीके से लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती है और हम इसे कह सकते हैं कि यूनिट मेम्ब्रेन। यानी स्ट्रक्चर वैसा का वैसा है जैसा कि हम दूसरी सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन में मिलता है। शेप देखें इसकी तो ये कोकोइड, क्योंकि ये सेल वॉल नहीं पाई जाती है, इसके अंदर कोकोइड हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, ओवॉइड हो सकता है, ये इसकी शेप हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, इसलिए ये शेप इसकी इर्रेगुलर होती है। इसका जो मेन जो साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन की हो गई। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या पाया जाता है, या ये कहें हम पहले प्रोटोप्लाज्म में क्या पाया जाता है, तो न्यूक्लियस जैसी चीज नहीं होती। क्या होता है? केवल डीएनए, वो भी सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में होता है। ये देखिए आप, ये डीएनए हमने बनाया है पूरी सेल के अंदर फैला हुआ और न्यूक्लियस जैसी स्ट्रक्चर नहीं है। इसका मतलब डीएनए जो है केवल डीएनए फॉर्म में है, उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो ये सेल कैसी हो गई? एक तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल हो गई।
ठीक है, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल होगी। तो प्रोटोप्लाज्म में क्या बचा, डीएनए जो कि सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड है। इसके अलावा आरएनए भी इसमें पाया जाता है। डीएनए के अंदर जो जी और सी कंटेंट होते हैं वो 60 और 40 के रेशियो में होते हैं, 60 और 40 के रेशियो में होते हैं। वैसे जो नॉर्मल सेल के अंदर जो जी और सी कंटेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं। डीएनए के अंदर हम पढ़ते हैं 1:1 का रेशियो होता है, उसके अंदर जी और सी बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पर जी और सी कंटेंट जो है वो 60-40 के रेशियो में होते हैं। डीएनए के साथ साथ आरएनए भी होता है। आरएनए इसमें लगभग 60% आरएनए होता है, 40% आरएनए होता है और 60% डीएनए। इसके अलावा राइबोसोम पाया जाता है। ये आप देख रहे हो, राइबोसोम इसके अंदर बिखरा हुआ है। और क्योंकि ये पैरासिटिक बॉडी है इसलिए इसमें और कोई दूसरी चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पैरासाइट की तरह ही दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपने जीवन को जीता है। नेक्स्ट इसका यदि हम रिप्रोडक्शन देखें तो बाइनरी फिशन या बडिंग के द्वारा, और ये हमने बैक्टीरिया के अंदर पढ़ा है। बाइनरी फिशन या बाइनरी फिशन को कहते हैं द्विविभजन, और बडिंग को कहते हैं हम, जैसे कोई आउटग्रोथ निकल आती है, तो जैसे ये पीपीएलओ जो है वो इस तरीके का है, और यदि यहाँ से इस तरीके चला जाए, इसका कुछ भाग टूटकर डीएनए का यहाँ चला जाए, क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इधर चला जाए, बडिंग हो जाए इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, जो बड निकल आई, आउटग्रोथ निकल आई, और ये पोर्शन अलग हो जाता है, तो ये सेपरेट हो जाता है। लेकिन बहुत कम मात्रा में इसमें ये चीजें पाई जाती हैं। नेचर इसका हम यदि कहें तो ये पहली बात तो ये कि जो ग्रोथ मीडियम के अंदर ये ग्रो कर जाता है। क्यों? क्योंकि ये आराम से फिल्टर हो जाता है, फिल्टर हो जाता है, तो ये ग्रोथ मीडियम पे ग्रो कर जाता है। पाश्चर ने इसको ग्रोथ मीडियम पे ग्रो नहीं कर पाया था, क्योंकि उन्हें इसका एजेंट नहीं पता था कि ग्रोथ मीडियम में हम क्या डालें तो ये ग्रो कर जाए। लेकिन नौकार्ड और रॉक्स जो दूसरे वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1898 में इसको ग्रोथ मीडियम पर इसको ग्रो करके बताया, और ग्रोथ मीडियम में क्या होना चाहिए, उसके लिए सीरम होना जरूरी है। इसका मतलब ये कुछ एजेंट ऐसे हों ग्रोथ मीडियम में जिस पर ये आराम से ग्रो कर सके, और तभी इन्होंने पाया कि ये पैरासिटिकली ग्रो करता है और कोई एजेंट इसकी ग्रोथ मीडियम के लिए चाहिए। तो इसका मतलब ये ग्रोथ कर सकता है, जो है वो इन विट्रो कल्चर इसका हम कर सकते हैं, किसी भी ग्रोथ मीडियम पर, न्यूट्रिएंट मीडियम पर न्यूट्रिशन इसको चाहिए। ठीक है, अब न्यूट्रिशन के आधार पर हम इसको कुछ भागों में बांट सकते हैं। जैसे क्लासिफिकेशन हम इसका करें तो पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस के बेस पर हम क्लासिफाई करें इसे, तो ये 3 प्रकार के पाए जाते हैं। माइकोप्लाज्मा, जो नॉर्मल माइकोप्लाज्मा है, जिसकी ग्रोथ के लिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है, रिक्वायर्ड कोलेस्ट्रॉल फॉर देयर ग्रोथ, यानी हम इसके ग्रोथ मीडियम के अंदर, ये न्यूट्रिएंट मीडियम जो हम बना रहे हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल को यूज करेंगे तो ये आराम से ग्रो कर जाएगा। तो ये माइकोप्लाज्मा जो है कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है, ये पैरासिटिकली ग्रो करते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन को ज्यादातर वो इन्फेक्ट करते हैं। दूसरा आएगा ए कोली प्लाज्मा। ए कोली प्लाज्मा के लिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता नहीं है ग्रोथ के लिए, लेकिन फिर भी ये म्यूकस मेम्ब्रेन को इन्फेक्ट करते हैं, और ज्यादातर वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं, ब्लड में भी ये पाए जाते हैं।
तो हम यहाँ लिख सकते हैं डू नॉट रिक्वायर कोलेस्ट्रॉल फॉर देयर ग्रोथ। और तीसरा एक और है जिसे हम कहते हैं थर्मोप्लाज्मा, और ये थर्मोप्लाज्मा जो है वो सॉइल में या सीवेज में ग्रो करते हैं, सॉइल और सीवेज में ग्रो करते हैं। और वैसे ये क्या है, एरोबिक है। तो सॉइल में और सीवेज में एरोबिक होना एक बहुत बड़ी बात है, इसलिए थर्मोप्लाज्मा टाइप के जो माइक्रोप्लाज्मा है वो ही केवल इसके अंदर सर्वाइव कर पाते हैं। सॉइल में तो एरोबिक हो सकते हैं, लेकिन सीवेज के अंदर जो है वो एरोबिक माइक्रोप्लाज्मा का होना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए केवल थर्मोप्लाज्मा टाइप के माइक्रोप्लाज्मा जो है वो सीवेज के अंदर ग्रो कर सकते हैं। और इसके लिए पीएच जो है इसकी 0.96 से 3 pH की होनी चाहिए, इतने पर ही ये ग्रो कर पाते। ठीक है, तो ये माइक्रोप्लाज्मा का सेल स्ट्रक्चर हो गया है, जिसमें हमने आपको बताया कि केवल सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती है, यानी इरेगुलर बॉडी है ये। सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। देन जो न्यूक्लियस बॉडी है वो नहीं है, केवल डीएनए है, यानी ये प्रोकैरियोटिक है, और डीएनए भी इसका डबल स्ट्रैंडेड है। डीएनए के साथ साथ इसमें आरएनए भी पाया जाता है 60-40 के रेशियो में। देन राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और ज्यादातर जो माइक्रोप्लाज्मा है वो एक पैरासिटिकली ग्रो करते हैं। न्यूट्रिशन के बेस पर यानी ग्रोथ मीडियम में ये कल्चर किए जा सकते हैं। पास्चर ने इनको नहीं देख पाया था कि ग्रोथ मीडियम में कल्चर करते हैं, इसीलिए ये प्लूरोनमोनिया कैटल के अंदर उसको पूरा डिस्कवर नहीं कर पाए थे कि इसी के कारण ही ये प्लूरोनमोनिया कैटल के अंदर हुआ है। दूसरी बात न्यूट्रिशन, इसके बाद नॉकआउट ऑफ रॉक्स ने इसको देखा कि कौन कौन से न्यूट्रिशन इसके लिए, इसकी ग्रोथ के लिए चाहिए। ग्रोथ मीडियम पर ये प्योर कल्चर इसका हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा बैक्टीरिया के कल्चर के लिए हम मीडियम बनाते हैं दूसरी तरह का, फंजाई के लिए हम दूसरी तरह का मीडियम बनाते हैं। इसी तरीके से माइक्रोप्लाज्मा की प्योर ग्रोथ के लिए, प्योर कल्चर के लिए हम न्यूट्रिएंट मीडियम में कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस डालते हैं, और इनकी ग्रोथ इनकी न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस के आधार पर इनको अलग अलग भागों में बांटा है, जिनमें कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता पड़ती हो, यानी कोलेस्ट्रॉल की, जिनकी ग्रोथ के लिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता पड़ती हो। एक पॉलीप्लाज्मा में वो कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और तीसरे प्रकार के जो है वो सॉइल और सीवेज में रहते हैं, और थर्मोप्लाज्मा इनको कहा जाता है। तो ये इनका क्लासिफिकेशन हो गया। यदि हम इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखें तो देखिए कि हमने कहा पैरासिटिकली ग्रो करते हैं और पैरासाइट होते हैं, तो डिफरेंट की टाइप्स की डिजीज ये कॉज करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स में, एनिमल्स में, प्लांट्स में, सभी में ये लगभग डिजीज कॉज करते हैं। तो इसकी जो कॉमन डिजीज है हम बता रहे हैं, जैसे ह्यूमन के अंदर, यानी ह्यूमन के अंदर इसमें न्यूमोनिया कॉज करता है ये माइक्रोप्लाज्मा। न्यूमोनी जो है इसकी, माइक्रोप्लाज्मा की न्यूमोनी स्पीशीज जो है वो हेमरेज कॉज करती है यदि ज्यादा मात्रा में हो जाए सीरम के अंदर। लैरिंजाइटिस कॉज करती है, जो लैरिक्स होती है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है। वेसिकुलर इन्फ्लेमेशन होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है कान के अंदर, उसके अंदर सूजन आ जाती है, तो ये जो है वो ह्यूमन में कॉज करता है। इसी प्रकार से माइक्रोप्लाज्मा होमिनिस और माइक्रोप्लाज्मा फर्मेंटेटस, ये दोनों स्पीशीज जो है वो आदमी में इनफर्टिलिटी कॉज करती है। एनिमल्स में भी ये कई प्रकार की डिजीज कॉज करते हैं, जैसे माइक्रोप्लाज्मा माइकोइडिस कैटल के अंदर न्यूमोनिया को कॉज करता है। बोवी जेनाइटेलम, ये जेनाइटल्स में एनिमल्स के इन्फ्लेमेशन यानी सूजन कॉज करता है, सूजन को फैलाता है। इसी तरीके से आप प्लांट्स के अंदर, क्योंकि बॉटनी में पढ़ोगे तो प्लांट्स के अंदर भी आपके यहाँ सिलेबस में एक डिजीज है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, जो माइक्रोप्लाज्मा के द्वारा फैलाई जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी डिजीज हैं, क्लोवर ड्वार्फ है, क्लोवर फिलॉडी है, एक स्प्राइट डिजीज ऑफ शुगर केन है, जो शुगर केन में शुगर केन जो है वो एक तरीके से रेडिश हो जाता है, पूरा शुगर केन का जो स्टेम है वो इस तरीके से फटने लगता है, दरारें सी पड़ जाती हैं, वो केवल माइक्रोप्लाज्मा के कारण ही होता है। और प्लांट्स में जो ड्वार्फनेस है
या ये कहो कि कई बार किसी प्लांट में ओवर ग्रोथ हो जाती है, वो भी माइकोप्लाज्मा के कारण ही होती है। तो ये आप डिटेल में अपन माइकोप्लाज्मा डिजीज में पढ़ेंगे इसी पेपर के अंदर, वो प्लांट पैथोलॉजी के अंदर आएगा। तो माइकोप्लाज्मा से होने वाली डिजीज हम लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल पढ़ेंगे। इस तरीके से हमने आज ये आपका माइकोप्लाज्मा को कवर कर लिया है, और नेक्स्ट टाइम पे हम आपको इसकी जो वायरस को लेंगे। थैंक यू।